नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 10 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकास करते हैं। विभिन्न तंत्र की बात की गई है। तंत्र क्या होता है? जो हमारे अंगों से मिलकर के कई अंग मिलकर के एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक तंत्र अलग अलग विकास करता है। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो हमारा विकास होता है वो सर से पैर की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारा प्रश्न में पूछा गया सिद्धांत नहीं है। दूसरा, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत। समीप दूराभिमुखी सिद्धांत ये कहता है, इसको अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसमें यह माना जाता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसके केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यानी कि सबसे पहले हार्ट डेवलप होगा, उसके बाद से उसके बाहर जो भी अंग पड़ेंगे, जैसे कि ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, लेकिन केंद्र बिंदु यही होगा। हार्ट से शुरू होगा विकास और बाकी के अंगों की तरफ बाहर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा प्रश्न के हिसाब से। तीसरा देखिए, पदानुक्रमिक एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि जो विकास होता है वो क्रमिक तौर पर होता है और साथ ही साथ पूरे जितने भी पक्ष होते हैं उसमें एक साथ विकास हो रहा होता है, यानी इसी को एकीकरण कहते हैं। यानी कि देखिए, विकास का क्रम निश्चित है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ये जितने भी विकास के पक्ष होते हैं सब में एक साथ विकास हो रहा होता है और एक निश्चित क्रम में होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा प्रश्न के हिसाब से। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रणाली यानी सिस्टम्स की बात की गई है। कहा जा रहा है कि सिस्टम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जाहिर सी बात है, स्वतंत्र होंगे तभी तो अलग अलग समय पर अलग अलग दर से विकसित कर रहे होंगे और इसी को प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के शारीरिक विकास को लेकर के कौन सा विकल्प सही है, हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक यानी जिसे हम लोग किसी यूनिट में नाप सके, जैसे कि बच्चे की हाइट 5 फुट 3 इंच, बच्चे का वेट 55 किलो। ये जो मात्रा के तौर पर जिसे हम लोग किसी यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही परिवर्तन होता है? देखिए, बच्चे को शरीर हम लोग कहते हैं कि गठीला है, बच्चा थोड़ा सा तंदुरुस्त है, तो अब हम वहां पर 5 फीट तंदुरुस्त या फिर 4 किलो तंदुरुस्त थोड़ी कहेंगे। तंदुरुस्त अपने आप में एक गुणात्मक प्रॉपर्टी होती है जो कि गुण है, जिसे हम लोग किसी मात्रा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। या फिर गठीला शरीर, ये भी एक गुण है, इसे किसी मात्रा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो भी विकल्प गुणात्मक और केवल मात्रात्मक की बात करेगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, यही, जितने भी वर्ड होते हैं विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए तीसरे विकल्प की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि शारीरिक विकास की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या आप लोग एग्जैक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी होगी? एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, आनुवांशिकता की वजह से उनके माता पिता की हाइट अगर कम है तो थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली उनका हाइट कम ही रहेगा दूसरे बच्चों की तुलना में। लेकिन इन्वायरमेंट का भी प्रभाव यहाँ पर मेंशन होता है। तो बहुत से ऐसे परिवार देखे होंगे जिसके माता पिता छोटे रहे होंगे हाइट में, लेकिन उनके बच्चे हाइट में लंबे हो जाते हैं। वो कैसे होता है? आनुवांशिकता तो उनको छोटा बनाने के लिए प्रेरित रही थी, लेकिन वो पर्यावरण के संपर्क में, हो सकता है वो बहुत जिम किए हो सकता है वो बहुत लटके हो सकता है बहुत शारीरिक परिश्रम किए हों, जिसकी वजह से उनकी हाइट अपेक्षाकृत थोड़ी सी बढ़ गई। यानी कि हम लोग एग्जैक्ट उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते, भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। और ये कह रहा था कि एग्जैक्ट यानी सटीकता से उसका भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा। कहा जा रहा है कि शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के शारीरिक विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी प्रत्येक बच्चे की आनुवांशिकता अलग है और प्रत्येक बच्चे का वातावरण अलग है। इस वजह से उसका जो विकास का दर है, शारीरिक विकास का दर है, वो अलग अलग होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का हाइट है, अचानक से 5 फुट हो जाएगा फिर 3 इंच पे आ जाएगा। एक क्रम के अनुसार ही वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था विकासात्मक परिवर्तन, यानी बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, ये विकासात्मक परिवर्तन सभी एस्पेक्ट को अपने अंदर समाहित किया रहेगा, क्योंकि बच्चे का जो विकास हो रहा है वो सिर्फ शारीरिक नहीं हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, संवेगात्मक भी हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि अत्यधिक अप्रत्याशित है, तो क्या ये अनएक्सपेक्टेड होता है? नहीं होता है। जैसे कि बच्चे पहली बार बोलना कब शुरू करेंगे? 9 से 10 महीने पर वो धीरे धीरे वर्णों का उच्चारण करने लगते हैं, जैसे कि म प, छोटे छोटे वर्णों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। और लगभग 15 से 18 महीने पर वो एक तरीके से छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगते हैं। और शारीरिक विकास भी उनका एक क्रम में होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि इसी आयु ग्रुप में इस प्रकार से बच्चे का विकास होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया है मध्य बाल्य काल तक बहुत तेजी से होते हैं और फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं। मध्य बाल काल यानी कि 6 से 9 साल की बात की जा रही है। तो क्या बच्चे का विकास 6 से 9 साल तक होने के बाद से रुक जाता है, बिल्कुल पठार पर पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है। इस एज में भी बच्चों के अंतर्गत बाल्यावस्था के अगली जो स्टेज है उसमें भी बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है, यहाँ पर पठार नहीं आता है। तो इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, ये बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे का जो सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ है, यानी उसका परिवेश हो गया, उसका वातावरण हो गया, तो वातावरण से स्वतंत्र बताया जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। बच्चे का जो विकास होता है वो उनके आनुवांशिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, और ये स्वतंत्र बता रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। अलग अलग दरों पर क्यों होता है? क्योंकि उनकी आनुवांशिकता प्रत्येक बालक की अलग अलग है और उनको अलग अलग पर्यावरण मिला हुआ है, यानी कि उनकी जो विकास है, विकास में परिवर्तन तय हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? उनकी आनुवांशिकता और उनके वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा। जब आनुवांशिकता अलग है और एक तरीके से बच्चे का वातावरण अलग है, तो जाहिर सी बात है उनका विकास का दर भी अलग अलग होगा। वहीं बात की गई है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे स्कूल में अकादमिक संप्रत्ययों यानी कि एकेडमिक कॉन्सेप्ट के अलावा मूल्य और धारणाएं भी सीखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे विभिन्न प्रकार के मूल्य और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स विद्यालय में ही सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। देखिए, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? स्कूल समाजीकरण की द्वितीयक परंतु प्रमुख संस्था है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी कारक के तौर पर विद्यालय को देखा जाता है, समाजीकरण का द्वितीय कारक है और महत्वपूर्ण संस्था। ये भी बात बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे विभिन्न प्रकार के मूल्य और धारणाएं सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तब वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा। पहली बार जब बच्ची ने ऊंट को देखा, ऊंट का जो ऊबड़ निकला रहता है, तो उसे ये लगा कि ये घोड़ा ही है, इसका पीठ निकला हुआ है, तो उसे ऊंचे पीठ वाला घोड़ा कहने लगी। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प की बात करें, संरक्षण। तो संरक्षण में क्या होता है कि इमेज में कोई परिवर्तन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने बच्चे से पूछा कि इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, तो वो बोलेगा एक त्रिभुज दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ से एक संरचना बना दी, अब बोलूंगा कि कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा कि एक और ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब अगर मैं बच्चे से पूछूं कि पहला वाला त्रिभुज कहां गया, तो अगर बच्चे को यह समझ में आ रहा है कि इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूं, देखिएगा इस लाइन को मैं हटा देता हूं, तो पहली वाली संरचना हमें मिल जाती है। यानी कि बच्चा अगर एक अवस्था से अगले अवस्था में पहुंच चुका है और उस कारक को हटा करके पहली अवस्था तक पहुंच पा रहा है, तो इसे ही हम लोग संरक्षण का नियम कहते हैं और यह चित्रों में पाया जाता है, ज्यामिति में पाया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। केंद्रीकरण का क्या होता है कि बच्चा एक समय में केवल एक ही पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, तो ये होता है केंद्रीकरण। ये भी हमारा उत्तर नहीं है। जीववाद क्या होता है? बच्चे को ये लगता है कि उसका जो खिलौना है, जो भी उसका कार है, जो भी हाथी है, जो भी घोड़ा है, खिलौने वाले, उसको ये लगता है कि जिस प्रकार से उसमें जीवन है, उसी प्रकार से खिलौने में भी जीवन है और वो भी उसी प्रकार मनुष्यों की तरह उसको ट्रीट कर रहा होता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे को गुड़िया को नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये सभी चीजें कर रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें भी जीवन है, इसी को जीववाद बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, समावेशन। समावेशन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। समावेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बच्चे के माइंड में
विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को सेव रखने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कीमा बने हुए हैं, यानी कि एक तरीके से फोल्डर समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन को सेव करने के संदर्भ में। ठीक है, अब इस स्कीमा में पहले से उसके माइंड में क्या बना था, उसके माइंड में पहले से घोड़े का इमेज बना हुआ था। वो घोड़ा को पहले भी देख चुका था, यानी उसके माइंड में घोड़ा का इमेज बना हुआ था। लेकिन जब उसने ऊंट को पहली बार देखा तो उसे ये लगा कि उसके माइंड में जो घोड़े का इमेज है उससे कंपेरिजन करके उसे ये लगा कि ये तो बिल्कुल घोड़े जैसा है, बस इसका पीठ ऊंचा है। तो अगर पुराने इंफॉर्मेशन और नए इंफॉर्मेशन में कोई द्वंद्व उत्पन्न ना हो, कोई भी एक तरीके से अंतर ना कर पाए बच्चा, तो उसे हम लोग समावेशन कहते हैं। और अगर अंतर कर पाता है और इसकी वजह से पुराने स्कीमा में कुछ एडिट करने की आवश्यकता पड़ती है कि प्रत्येक 4 पैर वाला घोड़ा नहीं होता है, वो ऊंट भी हो सकता है जिसके ऊबड़ निकले हो रहते हैं, कुबड़ निकले रहते हैं। तो अगर बच्चे को पुराने इंफॉर्मेशन के स्कीमा में कुछ परिवर्तन करके तब नए इंफॉर्मेशन को रिसीव करना पड़े तो उसे समायोजन कहते हैं। यहां पर अंतर नहीं कर पाया था, इसीलिए वो उसे यह लग रहा था कि घोड़ा और ऊंट एक ही चीज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 समावेशन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें बताया जा रहा है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन जो आता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ना कि मूर्त में। तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और बताया जा रहा है संरक्षण। तो जो संरक्षण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जा करके कंप्लीट होता है, यानी कि उसमें स्थायी होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए चरण बताया गया संवेदी चालक अवस्था, और इसमें प्रतीकात्मक सोच बताया जा रहा है, यानी कि प्रतीकों के आधार पर बच्चा सोच पाता है, मूर्त चीजों को देख करके सोच पाता है, उस सेंस में कहा गया। तो ये संवेदी चालक या फिर संवेदी गामक अवस्था में नहीं आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ये भी सही मेल नहीं है, एक ही विकल्प बचा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहा जा रहा है कि परिकल्पना निगमनात्मक सोच, यानी बच्चे अमूर्त चीजों को सोच पा रहे हैं, परिकल्पना हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं। तो ये विकल्प सही तरीके से मेल है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे कि भाषा क्या कहलाते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है स्मृति सहायक, ये उत्तर नहीं होगा। अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की जा रही है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अलंकारिक सामग्री यानी कि अलंकार यानी कि सजावट वाली सामग्री की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए लेव वाइगोस्की जो थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक यानी कि बच्चे के परिवेश से जो जुड़ा हुआ हो, जो बच्चे के संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो बच्चे के वातावरण से जुड़ा हुआ हो। कैलकुलेटर की बात की गई थी, भाषा की बात की गई थी, ये सभी चीजें बच्चे अपने परिवेश में वातावरण में देखते हैं, इसीलिए परिवेश या फिर वातावरण बच्चे का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो गया, इसीलिए इसे सांस्कृतिक उपकरण कहेंगे। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी। जीन पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया। जीन पियाजे और वाइगोस्की जो थे वो संरचनावाद के समर्थक थे, जो कि ये मानते थे कि टीचर जो होगा वो सहायक के तौर पर होगा, बच्चे को खुद करके सीखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि सही डायरेक्शन में बच्चे आगे बढ़ रहे या नहीं, और जब भी जरूरत पड़ेगी तब उनको मदद दिया जाएगा टीचर के द्वारा, जो कि लेव वाइगोस्की ने जेडपीडी कहा था, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा कहीं फंस गया प्रॉब्लम में तो बीच में उसको मदद दी जाती थी जेडपीडी के माध्यम से। और एक स्कैफोल्डिंग उन्होंने बताया था, पाड़ बताया था, जो कि बच्चे को शुरुआती मदद दी जाती है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर यह है कि बच्चे को स्वतंत्र वातावरण दिया जाए बच्चे को सीखने के संदर्भ में, लेकिन जहां पर उसको रिक्वायरमेंट है वहां पर उसको मदद दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया गतिशीलता, यानी कि जो टीचर होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए। गतिशील कहने का मतलब कि बिल्कुल चेयर पर जाकर के बैठ ना जाए, और जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में एक छवि बन गई है टीचर की कि वो विद्यालय में आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। गतिशील होना चाहिए, यानी बच्चों के साथ मूवमेंट कर रहा होना चाहिए। बच्चा अगर कोई गतिविधि कर रहा है तो टीचर भी उनके साथ लगे रहना चाहिए, बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। और इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि गतिशीलता का मतलब ये भी आप देख सकते हैं कि जो टीचर है, जो अपने समय में जो कुछ भी उसने पढ़ा है वहां तक टीचर को सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे जैसे नई नई शिक्षा की नीति आ रही, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इससे पहले अगर 20-25 साल पहले कोई टीचर हायर हुआ होगा तो उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। तो टीचर को भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा, इसी की बात की गई है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा दिया गया लचीलापन, बिल्कुल सही बात है, ये
प्रॉपर्टी होनी चाहिए टीचर के अंदर। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक क्षमता से जूझ रहा बालक है और अधिगम विकार से जूझ रहा बालक है। तो प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को सिखाना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम एज ए टीचर लचीला होंगे, यानी बच्चों के प्रति, उनकी रिक्वायरमेंट के प्रति फ्लेक्सिबल होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव होगी। हमारा उत्तर होगा उपदेशक कहा जा रहा है, टीचर उपदेशक के तौर पर। तो ये निगेटिव है। यहां पर कोई एक तरीके से कथा थोड़ी है कि बच्चों को कथा सुना देंगे हम उपदेश देकर के तो बच्चे सीख जाएंगे। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेंगे। वहां पर टीचर उपदेशक के तौर पर नहीं देखा जाएगा। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ज्ञान का संवाहक, यानी कि ज्ञान का संवाहक यानी कि ज्ञान देने वाला, ये माना जा रहा है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता है, ना कि निर्माण करता। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि जो संरचनावाद है, जो जीन पियाजे और वाइगोस्की मानते थे, वो ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, ना कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान के प्राप्त करता नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। तो ज्ञान का संवाहक भी निगेटिव हो गया, यानी पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा संकुचित होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बैठने की व्यवस्था तय है, तो फिक्स कर दिया गया है बैठने की व्यवस्था, तो ये निगेटिव तौर पर होगा। क्योंकि मान लीजिए आज कक्षा में बैठने की व्यवस्था फिक्स है, लेकिन एक ऐसे बालक का एडमिशन हो गया जो कि गतिशील नहीं है, यानी कि एक तरीके से मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता पैर में दिव्यांगता की वजह से, तो उसके लिए जरूरी यह है कि उसको कक्षा में घुसते पहले ही सीट पर बैठाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो अगर बैठने की व्यवस्था तय होगी तो निश्चित तौर पर उसके समावेशन में दिक्कत आएगी। तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आज हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। केवल वर्ष के अंत में बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है। जो भी बच्चा गतिविधि कर रहा है, गतिविधि के दौरान, सीखने के दौरान ही उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए, यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये वर्ष के अंत की बात कर रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को स्वतंत्र वातावरण दिया जा रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है कि आप खुद करके सीखिए। यही विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं? किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति, दूसरे यानी कि समाज के लोग ही तो दूसरे लोग होंगे, समाज की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है हमारा अच्छा लड़का अच्छी लड़की कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप जब छोटे रहे होंगे, जब आप पढ़ाई करते होंगे, तो आपके मोहल्ले में आपके हम उम्र बहुत सारे बच्चे होंगे, जो कि हो सकता है आप ही के कक्षा में या फिर किसी दूसरे विद्यालय में आप ही के कक्षा के आसपास वो पढ़ रहे होंगे। कक्षा के आसपास कहने का मतलब कि अगर आप तीसरी कक्षा में, तो वो भी चौथी या फिर तीसरी दूसरी कक्षा में होंगे। तो अगर वो आपसे ज़्यादा नंबर जब पाते थे, तो आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा बार बार आपको कहा जाता था कि देखो उनका लड़का कितना तेज है, कितना अच्छा नंबर लाया, और तुम कितना कम नंबर लाए हो। तो हमें उस समय क्या लगता था कि पूरा समाज के लोग, पूरे आसपास के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा नंबर लाया है। तो समाज से अच्छा स्वीकृति पाने के लिए, देखिए, समाज से स्वीकृति पाने के लिए, दूसरों से स्वीकृति पाने के लिए कि हाँ मैं भी अच्छा लड़का हूं, हम लोग क्या करने लगते थे कि उस लड़के का जो अच्छा नंबर पाया था उसकी कॉपी करने लगते थे। जिस प्रकार से वो पढ़ रहा है उसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करते थे। जिस प्रकार से वो स्कूल जाता था, स्कूल में जो एक्टिविटी करता था, उसी प्रकार से हम लोग कॉपी कर रहे थे कि अगर इसी की तरह हम लोग बन जाएंगे तो समाज हमें भी स्वीकृति देगा, लोग हमारी भी तारीफ करेंगे। तो ये कौन सा एक तरीके से स्तर होता है? ये स्तर होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, देखिए पहले विकल्प में दिया गया सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तो ये गलत हो गया। दूसरा तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। चौथे विकल्प में दिया गया है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है बुद्धिमत्ता का इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मनुष्य में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और जिस भी एक्टिविटी को वो करता है, ज़्यादा जिस एक्टिविटी को करता है वही वाली बुद्धि उस पर हावी हो जाती है। जैसे लेखक है तो उसमें ऐसा नहीं है कि तर्क करने की बुद्धि नहीं होगी, वो भी होगी, लेकिन उसमें जो भाषाई कौशल है लेखक की वजह से, वो बार बार लिखने की प्रक्रिया की वजह से उसका भाषाई कौशल विकसित हो जाता है। इसी प्रकार से कोई इंजीनियर है तो उसमें क्या होगा कि तकनीकी कौशल यानी तर्क करने का कौशल उसमें विकसित हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कई प्रकार की जो बुद्धि होती है वो सब में पाई जाती है और जो भी एक्टिविटी बार बार उस व्यक्ति के द्वारा दोहराया जाता है वही बुद्धि उस पर हावी हो जाती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला कहा गया इकाई गुण
गुण के रूप में प्रस्तावित किया, तो ये गलत हो गया। उन्होंने बहुत गुणों के बारे में अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, सामान्य और विशिष्ट, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया था, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बौद्धिक गुणों को 3 आयामों संक्रियात्मक, सामग्री और उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित व विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या दर्शाती है? ये लिंग के आधार पर, देखिए लड़कियां और लड़कों के आधार पर, लिंग के आधार पर यह तय किया गया है कि वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगी और कौन से में खराब परफॉर्म करेंगी। तो जब भी हम लोग लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे होते हैं तो उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? विविध भाषा यानी जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है और जिनकी जाति अलग अलग है, उनके लिए कक्षा में क्या एप्रोप्रिएट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कराने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव होता है। जब भी हम लोग एक कक्षा में किसी दूसरे से तुलना या फिर कंपटीशन कराने की बात करते हैं तो वो हमेशा निगेटिव सेंस में इसलिए देखा जाता है क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक भी उसी कक्षा में है, बहुत कमजोर बालक भी उसी कक्षा में, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी उसी कक्षा में और अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी उसी कक्षा में। सभी बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई बहुत कमजोर है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब हम लोग कक्षा में उसके नंबर्स की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में, जो कमजोर है, उसके मन में निगेटिव फीलिंग जनरेट होगा कि एक तो मैं सीख नहीं पा रहा हूं, ऊपर से मेरी बेइज्जती की जा रही है मेरे नंबर्स की तुलना करके। तो जो भी बच्चे में निगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, नकारात्मक संवेग जनरेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को नकारात्मक तौर पर, निगेटिव तौर पर इंपैक्ट डालेंगे, यानी नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेंगे बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को, यानी बच्चे का रुचि धीरे धीरे खत्म होने लगेगा उस अधिगम से और वो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, सभी बच्चे को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सभी एक ही गति से चले, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सभी समान गति सीखने की शैली अपना पाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग है ना। जैसे कि आप बोलेंगे कि सभी किताब को देख करके कल पढ़ करके आएंगे, कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जो बच्चा दृष्टिबाधित है वो कैसे किताब पढ़ करके आएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि आप इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, मान लीजिए कोई श्रवण बाधित बालक है तो कैसे सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। यानी एक समान शिक्षण शैली अपना ही नहीं जा सकती है समावेशी कक्षा में, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। तो इसलिए, और मान लीजिए कि बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो उसका संज्ञानात्मक स्तर बहुत ऊंचा है तो वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएगा, लेकिन जो बहुत कमजोर बालक है उसका संज्ञानात्मक स्तर उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है तो वो कठिन चीज़ों को उतना आसानी तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सब एक ही तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, यह समझना कि भिन्नताएं बच्चों की कमियां हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए, यह विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए बच्चा कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, तो उसको कमी के तौर पर थोड़ी देखेंगे, उसको कमी के तौर पर थोड़ी देखेंगे और कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे आप संशोधित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से दृष्टिबाधित है तो कैसे आप उसकी दृष्टिबाधिता को दूर कर पाएंगे या फिर संशोधित कर पाएंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, यह समझना कि सभी बच्चों के सीखने की क्षमता तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति में मदद कर सके, यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, कोई बहुत कम धीरे गति से सीख रहा है, तो उनकी गति के हिसाब से, उनके एक तरीके से क्षमता के हिसाब से उनको सीखने के लिए मौका देना चाहिए, योजना बनाना चाहिए ताकि वो अपनी गति से सीख पाए। देखिए अपनी गति से, अपनी गति यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई प्रतिभाशाली है तो उसके लिए उसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए ताकि वो और अच्छे तरीके से सीखे। कोई बहुत कमजोर है तो उसकी जरूरत यह है कि पहले कम से कम लेवल में तो आए, कम से कम जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो सीखे, चुनौतीपूर्ण कार्य तो बाद में की बात आएगी। यानी कि उसके लिए अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो चीज़ों को नॉर्मल तरीके से सीख पाए। तो प्रत्येक बच्चे की गति अलग अलग होगी, उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेज के हिसाब से, यही बात की गई है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए माना जाना चाहिए। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही,
ये जितने भी वर्ड होते हैं, कभी भी ऐसे वर्ड वाले विकल्प हमारे सही नहीं होंगे अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया। ये विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, बच्चों का मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव। नामांकित यानी कि नॉमिनेट करने की बात की जा रही है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम बिल्कुल गधे हो, उस प्रकार से नॉमिनेट करने की बात की जा रही है। तो एक तो तुलना यहां पर निगेटिव वर्ड है, दूसरा नामीकरण निगेटिव वर्ड है। कभी भी अभी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि समावेशी कक्षा में आप एक दूसरे बच्चे का तुलना कर पाए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, तो कैसे आप तुलना कर लेंगे। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। देखिए, साल के अंत में अपने आप में निगेटिव है, और केवल तो वैसे ही निगेटिव है। देखिए, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से ये निगेटिव हो गया, और साल के अंत में ये आपका योगात्मक मूल्यांकन की बात करता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। यानी कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, कक्षा में सीखने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि साल के अंत का इंतजार करना चाहिए। ये योगात्मक मूल्यांकन निगेटिव सेंस में देखा जाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, गतिक होना चाहिए, यानी कि वो एक तरीके से स्टेबल ना हो, कि मान लीजिए कि हमने एक अवधारणा बना लिया है कि कोई कमजोर बालक है तो उसका कमजोर की तरह ही मूल्यांकन करना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है तो उसके हिसाब से गतिक, यानी कि जो मूल्यांकन हम पहले उसके लिए कर रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे सीख रहा है। तो वहीं बोला गया कि गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद है, और सीखने के लिए वह कौशल जिनकी उसमें क्षमता है, यानी कि जो उसमें एबिलिटी है उसका पहचान किया जाए, उस एबिलिटी का पहचान करके और उसके आधार पर उसका धीरे धीरे मूल्यांकन का लेवल बढ़ाया जाए। गतिक होना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सवाल के बारे में पूछा गया, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चे को जांचना है। बच्चे को जांचना प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है प्रश्न पूछने का। तो यहां पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल जांचना या फिर मूल्यांकन नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए भी हम लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं, बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए भी हम लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं। केवल जांचना इसका उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कक्षा में केवल शिक्षा की प्रश्न पूछ सकते हैं, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं निगेटिव हो जाते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग और विश्लेषण के, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, जो भी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि अनुप्रयोग पर ज्यादा जोर दे, विश्लेषण पर ज्यादा जोर दे, बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा जोर दे, बच्चों के समालोचनात्मक सोच पर ज्यादा जोर दे, यानी विश्लेषण करना चाहिए और अनुप्रयोग भी करना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने की सुधारित किया जा सके। बिल्कुल पॉजिटिव है। संज्ञानात्मक द्वंद्व आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बच्चे का जो संज्ञान है, जो बच्चे की समझ है, उसे हम लोग संज्ञान बोलते हैं। तो जो बच्चे की समझ है उसको चैलेंज किया जा रहा है। अब यहां पर द्वंद्व का मतलब आप मत समझ लीजिएगा कि एक बच्चे का दूसरे से तुलना या फिर दूसरे बच्चे से उसके संज्ञानात्मक विकास का द्वंद्व किया जा रहा है। नहीं, बच्चे के खुद के जो थिंकिंग है, खुद का जो विचार है, खुद का जो अवधारणा है, उसमें द्वंद्व पैदा किया जा रहा है। और चीजों को जब बच्चे के माइंड में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है समस्या समाधान करने के संदर्भ में, यानी मानसिक द्वंद्व जिसे आप बोलते हैं, मानसिक उद्वेलन जिसे बोलते हैं, वो जब होगा तभी तो बच्चा क्रिटिकली सोच पाएगा। यानी बच्चे क्रिटिकली जब सोचेंगे तभी उनका अर्थपूर्ण अधिगम हो सकता है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। समावेशी शिक्षा यानी कि बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ चलने की बात की जाती है, यानी सबको समान नजर से, सबको समान रूप से देखने की बात की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता तो कहीं ना कहीं भेदभाव करेगा कि लड़कियां हैं तो ये काम करेंगे, लड़के हैं तो ये काम करेगा। तो ये चूंकि भेदभाव से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बिना किसी भेदभाव को सबको एक साथ लेकर के चलना है। नामीकरण यानी नॉमिनेट करने की बात की जा रही है कि तुम बहुत तेज बच्चे हो, तुम बहुत कमजोर बच्चे हो, इस प्रकार से नामीकरण, तो ये भी कहीं ना कहीं भेदभाव का संकेतक है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। भेदभाव तो अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, तो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, समता, यानी कि सबको समान नजरिए से देखा जा रहा है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी संतुलन को, बैलेंस को कौन सा प्रभावित करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है वाक बाधिता, यानी जिन्हें बोलने में दिक्कत है। तो ये चलने फिरने में कोई दिक्कत थोड़ी होगा, इसमें केवल बोलने में ही तो दिक्कत है। वाक बाधिता यानी बोल नहीं सकता, तो ये चलने फिरने, बैलेंस में, ये सभी में दिक्कत नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। पठन वैफल्य, डिस्लेक्सिया की बात की जा रही है, तो ये केवल पढ़ने में अक्षमता है, चलने फिरने में ये या फिर बैलेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए स्वलीनता, तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने में लीन है,
वो दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, तो ये एक तरीके से चलने फिरने में या फिर संतुलन में या फिर मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रमस्तिष्कीय घात। प्रमस्तिष्कीय घात ये ऐसा है जो कि बच्चों को चलने फिरने में और बैलेंस बनाने में और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? बचना चाहिए यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, विशिष्ट अधिगम अक्षमता से यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अधिगम अक्षमताएं जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, इन सबसे जूझ रहे बालकों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इनको कक्षा में समावेशित करना है, सभी बच्चों के साथ एक साथ शामिल करके आगे बढ़ना है। तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि निगेटिव है इन चारों में से, वही हमसे पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, लंबे कार्यों को यथोचित छोटे छोटे खंडों में बांटना। बिल्कुल सही है। कैसे सही है? जब हम एक बड़े कार्य को एक ऐसे बालक को दे दे रहे हैं जो कि पढ़ने में अक्षमता है, मान लीजिए उसको पूरा एक चैप्टर हमने दे दिया कि आप पूरा एक चैप्टर पढ़िए, जब वो पढ़ने में अक्षमता है उसको, तो कैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, उसको दिक्कत महसूस होगी। तो हमने कह दिया कि आप चलिए पूरा एक चैप्टर एक बार में मत पढ़िए, इसका एक पैराग्राफ एक बार में आप पढ़ लीजिए केवल, तो उसके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वहीं बोला जा रहा है कि लंबे कार्यों को छोटे खंडों में बांटना, तो ये तो बच्चे के लिए पॉजिटिव हो गया ना। और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना। यहां पर देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बार बार मदद की बात की थी। कैसी मदद? शुरुआती मदद जो होती थी उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग पाड़ बोलते हैं, और जो समस्या में बीच में फंसने पर बच्चे को मदद दी जाती थी उसे जेडपीडी बोलते हैं। तो यानी कि उसी की तो बात की जा रही है। उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, यानी बार बार उनको एक तरीके से सिंबल्स के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से मदद की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है संरचनावाद के हिसाब से। चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अब बच्चे के लिए भी फीडबैक इंपॉर्टेंट है, वो कि किस प्रकार से सीख पा रहा है या फिर कैसा उसको एक तरीके, क्योंकि बच्चा केंद्र में है, वो खुद से सक्रिय होकर के करके सीखेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि कुछ भी सीख लो, ऐसा थोड़ी है। एज ए टीचर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको ऑब्जर्व करें कि कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। अब वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कैसे बच्चे को पता चलेगा? उसको फीडबैक देना पड़ेगा, वही तो बात की गई है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। कठोर अपने आप में निगेटिव वर्ड है। और देखिए, जब बच्चा अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है यानी पढ़ने में अक्षमता है, तो हम लोग उसके लिए एकदम टाइम फिक्स कर दिए कि नहीं, तुमको 2 घंटा बैठ करके पढ़ना ही पढ़ना है। कोई लिखने में अक्षमता महसूस करे तो उसे हम लोग फिक्स कर दिए कि तुमको 1 घंटा बैठ करके एक 5 पेज का निबंध लिखना ही लिखना है। कैसे वो लिख पाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब वो उस समस्या से जूझ रहा है जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो आप क्यों उसके लिए कठिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य दे रहे हैं? तो ये निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया, तब देश में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सरकारी विद्यालयों में कोई भी जाकर के बच्चा फ्री में एडमिशन ले सकता था और उसको फ्री में पढ़ाया जाने का कॉन्सेप्ट लाया गया था। लेकिन कई ऐसे भौगोलिक क्षेत्र थे जहां पर जो सरकारी स्कूल थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि वहां पर भी तो गरीब बच्चे होंगे उस क्षेत्र में जहां पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो उनके उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि वहां का जो भी प्राइवेट स्कूल होगा उनके लिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी जिनका फ्री में एडमिशन होगा। वो इसलिए किया गया था ताकि वहां के क्षेत्र के बच्चे वहीं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, उनको दूसरे जगह दूर कहीं सरकारी स्कूल में ना जाना पड़े। और इसलिए भी किया गया था कि समाज में जो एक लेवल बना हुआ है कि बहुत अमीर बच्चे के बहुत अमीर विद्यार्थी केवल इस स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा कम किया गया कि समाज में इस प्रकार से बंटवारा ना हो कि केवल ये स्कूल अमीर बच्चों का है, ये स्कूल गरीब बच्चों का है। क्योंकि सरकारी स्कूल को देखते ही हमारे मन में एक अवधारणा बन जाती है कि सरकारी स्कूल में तो केवल गरीब परिवार के बच्चे पढ़े होंगे। तो उस अवधारणा को चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि अगर प्राइवेट में भी ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा लचीला करने में मदद मिलेगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है शिक्षकों पर अधिक काम का बोझ डालना। ये काम के बोझ के लिए नहीं किया गया था, निगेटिव हो गया। शिक्षा में असमानता को कायम रखना, ये असमानता को कायम रखने की बात कर रहा है, तो ये भी निगेटिव हो गया। सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना, ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, सामाजिक स्तरीकरण को कम करना। सामाजिक स्तरीकरण मतलब क्या हुआ कि समाज का जो स्तर है, जो उनकी थिंकिंग है कि इस विद्यालय में केवल अमीर बच्चे पढ़ सकते हैं और इस विद्यालय में केवल गरीब, उसको कम करना,
यानी उसको लचीला बनाना, इस थिंकिंग को लचीला बनाना, यह प्रमुख उद्देश्य था। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि श्रवण बाधिता, कहा जा रहा है कि उपशीर्षक के बिना चलचित्र चलाएं। जैसे कि आपने YouTube पर कोई वीडियो देखा होगा या फिर कई बार टीवी में भी देखा होगा कि कुछ वीडियो क्लिप चल रहा है तो उसके नीचे सबटाइटल हिंदी में लिखा रहता है कि मान लीजिए अगर अंग्रेजी में वीडियो है, जो कि अंग्रेजी नहीं समझ पाता है, तो वो सबटाइटल देख करके कम से कम समझ सकता है। या फिर जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, उस वीडियो में जो ऑडियो आ रहा है, जो आवाज आ रहा है, उसको अगर वो सुन नहीं सकता है तो कम से कम वो सबटाइटल यानी कि शीर्षक देख करके उसको पढ़ करके चीजें समझ में आ सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि श्रवण बाधित है यानी सुन नहीं सकता और उपशीर्षक भी नहीं दिए जा रहे हैं, सबटाइटल भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव है, क्योंकि यहां पर सबटाइटल देना जरूरी था, क्योंकि बच्चा श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता। अब सबटाइटल भी नहीं देंगे तो बच्चा समझेगा कहां, क्योंकि सबटाइटल अगर रहता तो पढ़ करके समझ सकता था। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पठन वैफल्य की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि लंबे निबंध लिखने पर आधारित आकलन। पठन वैफल्य यानी पढ़ने में अक्षमता। आपने एक मूवी देखी होगी, डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, तारे जमीन पर। उसमें जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, वो डिसलेक्सिया बीमारी से ही जूझ रहा था। वो बी और डी में अंतर ही नहीं कर पा रहा था, यानी वर्णों के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। तो इसे ही हम लोग पठन वैफल्य बोलते हैं। जब बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है तो आप लंबा निबंध लिखने के लिए देंगे तो वो तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया ना, क्योंकि वो बच्चा जब समझ नहीं पा रहा है, वर्णों को समझ नहीं पा रहा है, तो शब्दों को कैसे लिख पाएगा? निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आत्म केंद्रित। कहा जा रहा है कि संवेदी अधिगम अधिभार बढ़ाएं। आत्म केंद्रित यानी ऐसे बच्चे की बात की जा रहा है जो खुद में ही लीन रहते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं, वो ज्यादा दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा है इस पर अतिरिक्त अधिभार बढ़ाए जाने के लिए। तो ये तो बच्चे के लिए निगेटिव हो गया ना। आपको धीरे धीरे उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में डालना होगा। अचानक से आप उस पर बोझ डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रतिभाशाली, यानी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंड और नियम पर चर्चा किया जा रहा है, यानी बच्चे भी यहां पर सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन किया जा रहा है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, रीजन क्या बताया जा रहा है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों के परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित कर देना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। अब कहा जा रहा है कि बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखने की बात की जा रही है, जो कि निगेटिव है। संरचनावाद यह कहता है कि बच्चे स्वतंत्र वातावरण में सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं। तो एक तो यहां पर कंट्रोल करना निगेटिव हो गया, दूसरा उनसे चर्चा ही नहीं की जा रही है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह विकल्प भी निगेटिव है। ठीक है, बिना चर्चा किया जाना, क्योंकि चर्चा करना इंपॉर्टेंट था और आपने चर्चा ही नहीं किया, तो यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए सही है, आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, यानी कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रश्न हमसे पूछा गया है, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सीखना गैर प्रासंगिक है। गैर प्रासंगिक यानी कि जो कि रिफरेंसेबल ना हो बच्चे के लिए, उस सेंस में कहा जा रहा है। जैसे कि बच्चा किस मुद्दे पर बातचीत कर सकता है, जिसके बारे में जान रहा होगा, जिसके बारे में प्रसंग वो जान रहा होगा, उसी के बारे में तो बातचीत कर सकता है। जैसे बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया, क्योंकि जो कुछ भी देख रहा है वो उसके संज्ञान में आ गया और संज्ञान में आ गया यानी कि अनुभव हो गया। अब उस अनुभव को आधार बना करके ही बच्चे को आगे की शिक्षा दी जाती है। और यह विकल्प कह रहा है कि गैर प्रासंगिक यानी कि सीखना, कहा जा रहा है कि बच्चे के परिवेश से ना जोड़ा जाए, ना जोड़ करके पढ़ाया जाए। तो एनसीएफ 2005 इसका सीधे तौर पर विरोध करता है। एनसीएफ 2005 यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके ही पढ़ाना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। कहा जा रहा है कि जो टीचर हैं उनके कंट्रोल में पूरी कक्षा है और विद्यार्थी का सीखना है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में और बालक अपने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, यहां पर टीचर कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ बच्चे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, आकलन योगात्मक और मानकीकृत होना चाहिए। योगात्मक अपने आप में नकारात्मक माना जाता है और मानकीकृत भी नकारात्मक होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। योगात्मक आकलन यानी सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा की बात की जाती है उसकी बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। योगात्मक मूल्यांकन को वो नकारात्मक तौर पर देखता है। एक तरीके से तो ये गलत हो गया। मानकीकृत का मतलब स्टैंडर्ड
असेसमेंट करने की बात की जा रही है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बालक भी है, श्रवण बाधित बालक भी है, बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। सबकी जरूरतें अलग अलग है। अब आप लिखित परीक्षा के आधार पर अगर असेसमेंट करेंगे तो क्या दृष्टिबाधित वाला बालक असेसमेंट में शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप मौखिक तरीके से परीक्षा लेना चाहें तो क्या श्रवण बाधित वाला परीक्षा में शामिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि एक मानकीकृत तरीका हो ही नहीं सकता है बच्चों के आकलन करने का। इस वजह से यह विकल्प पूरी तरीके से नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न में मैंने पहले ही आपसे बोला था सामाजिक रचनात्मकता की बात की गई है, तो सामाजिक वर्ड अगर आपको दिख गया तो लेव वाइगोत्स्की को तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमें उत्तर ढूंढना है। यहां पर लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, यानी बातचीत करने की बात करते हैं और बातचीत के माध्यम से ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी पॉजिटिव वाला ही होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि सभी स्तर बात की गई है। आप देखेंगे नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तर की बात की गई है। 5+3+3+4 बात की गई है, जिसमें पहला जो 5 है वो प्री प्राइमरी, यानी कि जब बच्चा प्लेवे में जाता है या फिर आंगनबाड़ी में जाता है, उसका 3 वर्ष और प्लस 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 का, यानी प्राइमरी का 1 और 2 इसमें शामिल है और अब प्री प्राइमरी इसमें शामिल है। और जो अगला स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें कक्षा 3, 4 और 5 की बात की जाती है। तो बच्चे को प्राइमरी स्टेज पर उसकी मातृभाषा में पढ़ाए जाने की बात किया जाता है और आगे जाकर के वो अन्य भाषाओं को सीखेगा। और जब सेकेंडरी स्टेज में जाएगा तो एक तो प्राइमरी से ही एक तो मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होगा, साथ ही साथ बच्चे को आंग्ल भाषा अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा। और जब बच्चा सेकेंडरी में जाएगा, माध्यमिक में जाएगा, यानी कि हाई स्कूल इंटर में जाएगा, तो उस समय उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, यानी 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। विकल्प नंबर 1 में देखिए कहा जा रहा है कि सभी स्तर पर एक भाषावाद, केवल एक लैंग्वेज की बात कर रहा है। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रट कर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। रटना वैसे भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, गलत हो गया। और वैसे भी देखिए परीक्षा के लिए सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य है, जो कुछ भी हम विद्यालय में सीख रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन में उसको परिलक्षित कर पाए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। वो शिक्षा हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए। केवल परीक्षा में पास होना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जितना जीवन हम अपने विद्यालय में बिताएंगे उससे कहीं ज़्यादा लंबा जीवन हम अपने दैनिक जीवन में बिता रहे होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में उस शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा ये इंपॉर्टेंट है। केवल नंबर में आपके रिजल्ट में 99% आ गया, इससे क्या मतलब है कि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो ये विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी यूज ही ना किया जाए। जैसे कि दिव्यांगता आप कान से भी समझ सकते हैं कि जो श्रवण बाधित जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हियरिंग एड्स आते हैं, जो कि कान की मशीन होती है, वो टेक्नोलॉजी ही तो है। अब बच्चे को टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कहां वो सुन पाएगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी सुनने की क्षमता है तो वो उसके उस पावर को, उस एबिलिटी को इन्हेंस कर देता है कि बच्चा और अच्छे तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से सुन पाता है। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और यहां पर क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी हम लोग आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं शिक्षा में, जो कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात करता है। ये विकल्प हतोत्साहित करने की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्या कहा जा रहा है? सीखने के पथ यानी कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा और कार्यक्रम यानी कि उनकी एक्टिविटी क्या होगा, यह चुनने में लचीला होना चाहिए। कैसे लचीला होगा? बच्चे की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब जो बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके लिए आप मौखिक गतिविधि का उपयोग नहीं कर सकते। जो बच्चा दृष्टि बाधित है उसके लिए विजुअल क्लिप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर लिखित सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी बच्चे की जरूरतों के हिसाब से जो भी सीखने का पथ है यानी सिखाने की विधि है उसमें लचीलापन होना चाहिए। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में पहला स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए, जो बच्चों के पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से नई शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए। यही तो बात कह रहा है कि बच्चे का जो पूर्ववर्ती तथ्य यानी पूर्व ज्ञान जो है उससे नई सूचना को जोड़ना, यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, कारण बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। एक रेखीय तरीके से क्या मतलब हुआ कि यानी कि बच्चा, मान लीजिए ये प्रयास है और यहाँ पर अधिगम है, तो बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके अधिगम में होने वाले
परिवर्तन को ही उसके व्यवहार, माफ कीजिएगा, बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम बोलते हैं। तो यानी कि अगर बच्चा प्रयास कर रहा है और लगातार इस प्रकार से एक रेखीय होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से वो लगातार सीख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे अधिगम पठार भी आते हैं, यानी कि एक रेखीय माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा कंडीशन आ जाता है कि बच्चा कितना भी प्रयास कर रहा है तो भी उसका अधिगम नहीं होता है, इसे ही अधिगम का पठार बोलते हैं। और इसके अलावा कई बार अचानक से तेजी से वृद्धि होता है, फिर अचानक नीचे आ जाता है, तो ये एक चक्रीय प्रोसेस होता है। इसीलिए बोला गया है कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं, ना कि एक रेखीय ढंग से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, और ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए की, यानी स्टेटमेंट ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा, चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए। चलिए, पहला कहा जा रहा है कि कक्षा गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो जहां जहां हतोत्साहित है वो तो निगेटिव है, हमारा उत्तर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे की सक्रिय भागीदारी इंपॉर्टेंट है संरचनावाद के हिसाब से। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। बाकी के दो विकल्पों में देखिए प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, यानी ये पॉजिटिव है। और पहला जो भरना था हमें, देखिए अन्य गतिविधियों में, अब गतिविधि कैसी होनी चाहिए? कहा जा रहा है अर्थहीन होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सहयोगात्मक होनी चाहिए। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही एक्टिविटी के माध्यम से, समूह में गतिविधि के माध्यम से चीजों को सीखते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे मुख्यतः कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। तो बच्चे के सीखने के प्रोसेस के बारे में प्रश्न हमसे पूछा गया। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि रिसीव करते हैं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता के तौर पर दिखाया जा रहा है, बच्चों को जो शिक्षा है उसको रिसीव करता के तौर पर दिखाया जा रहा है, प्राप्तकर्ता के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार से होता है तो बच्चे की एक तरीके से सीधे आप पेन ड्राइव समझ रहे हैं कि कंप्यूटर में लगा दीजिए और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चे डेटा को रिसीव थोड़ी करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं सक्रिय भागीदारी के माध्यम से। यह विकल्प निष्क्रिय कह रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। सजा के डर से, देखिए सजा के डर, सजा और डर अपने आप में निगेटिव वर्ड है। कैसे? देखिए, ऐसे किसी भी इमोशंस को बच्चे में अंदर जनरेट होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बच्चे का निगेटिव इमोशंस होगा, वो उसके संज्ञानात्मक विकास को गलत तरीके से निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। जितने भी निगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि सजा हो गया, डर हो गया, ये बच्चे में निगेटिविटी को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं वो अधिगम से भागने लगेगा। इस वजह से सजा तो बिल्कुल भी देना ही नहीं है। एनसीएफ 2005 इसका पूरी तरीके से निषेध करता है, चाहे शाब्दिक सजा हो, चाहे आप अपशब्द भी नहीं बोल सकते या फिर शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते। तो ये विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गणन करके। उत्तेजना क्या हो गया? इसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, और प्रतिक्रिया क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। यानी कहा जा रहा है कि बच्चे किसी स्टिमुलस का वेट करते हैं शिक्षा को ग्रहण करने के संदर्भ में या फिर अपने ज्ञान का निर्माण करने के संदर्भ में। तो ये भी गलत है, क्योंकि जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो बहुत ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है चीजों के बारे में जानने के लिए। जब उनमें उत्सुकता है तो वो उनमें रुचि उत्पन्न हो रही होगी, और रुचि उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है चीजों को सीखने के लिए। उसे बाहर से कहीं उत्तेजना या फिर किसी भी प्रकार का स्टिमुलस देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये व्यवहारवाद मानता था, और आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं, तो ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया शामिल है। बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। सामाजिक अंतःक्रिया ये किसका शब्द है? ये ले वाइगोत्स्की का टर्म है, जो कि संरचनावाद से जुड़े हुए थे। और स्वयं करके सीखने का मतलब कि बच्चा खुद एक्टिव है, सक्रिय है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया है। वैकल्पिक अवधारणा क्या होता है? जैसे कि अल्टरनेट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है या फिर मिसकॉन्सेप्शन की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए एक विधि के माध्यम से बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया गया और बच्चे ने अपने माइंड में उसका एक अलग पैरेलल विधि कोई सोच लिया, उसे ही वैकल्पिक अवधारणा कहेंगे। या फिर कुछ गलत अवधारणा बना लिया तो उसे भी वैकल्पिक अवधारणा के तौर पर देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है वैकल्पिक अवधारणा के बारे में, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में गया तो उत्तर भी निगेटिव विकल्प ही होगा। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की अवधारणाएं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है। जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश में देख रहा है, अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देख रहा है, सामाजिक पृष्ठभूमि में देख रहा है, वही उसका अनुभव हो गया और उसी पर आधारित वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा होता है। यानी जो कुछ भी देख रहा है उसी के बारे में तो सीखेगा, वही तो कॉन्सेप्ट बनाएगा। तो ये तो बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा देखिए, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं।
यानी कि आसपास उनके क्या घटना घटित हो रही है उसका वो लोग रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे ढूंढते हैं? बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपसे पचासों प्रश्न पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सभी चीजें क्या है, वो उन घटनाओं का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था और ये विकल्प पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, बच्चों की अवधारणाओं को समझ करके उन पर निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसा है, बच्चे किस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उसको समझ करके बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, हमें अपने पेडागोजिकल एस्पेक्ट को एज ए टीचर तय करना होता है। वही बात तो बोल रहा है। विकल्प नंबर 4 भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते हैं और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो कोरे कागज नहीं है। विद्यालय आने से पहले भी वह अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार की चीजों को देख करके आते हैं, अपने अनुभव को लेकर के आते हैं। कम से कम उनके पास उनकी मातृभाषा होती है, अपनी मदर टंग होती है जिसे वो बोल सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ने अपने परिवेश में बिल्ली देखा है, कुत्ता देखा है, तो बिल्ली क्या हो गया? बिल्ली उसके परिवेश का भाग हो गया। और एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। इसीलिए आप लोग बच्चों की किताब में देखते होंगे सी फॉर कैट दिया गया रहता है कि यहां पर बच्चे को बिल्ली का चित्र बना होता है और बिल्ली चूंकि परिवेश में देखा था यानी वो इसे जानता है। अब उसके पूर्व ज्ञान को उस नए अल्फाबेट सी से जोड़ करके उसको सी अल्फाबेट बताया गया, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जा रहा है। यह विकल्प कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। और यह विकल्प कह रहा था कि बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते, उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि यह सीधे तौर पर जीन पियाजे का विरोध कर रहा है। जीन पियाजे उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहते थे और यह विकल्प कह रहा है कि बच्चे बुद्धिमान ही नहीं होते। तो यह विकल्प निगेटिव, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में, अपने खुद के सीखने के बारे में होता है, क्या कहलाता है? देखिए, व्यक्ति जब अपने सोच के बारे में खुद सोचता है, यानी अपने थिंकिंग के बारे में खुद क्रिटिकली थिंकिंग करता है, तो इसे हम लोग अधिसंज्ञान कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को किस रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि महारत उन्मुखी और क्षमता को स्थायी रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो स्थायी रूप नहीं बल्कि क्षमता को हमें लगातार बढ़ाना है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अहम संबंधित लक्ष्य तय करने और स्थायी, तो ये भी स्थायी की बात कर रहा है, उत्तर गलत हो गया। यहां पर वार्षिक की बात तो कर रहा था, क्षमता को वृद्धि के रूप में देखने के, तो ये तो ठीक है। लेकिन अहम संबंधित, अहम मतलब कि एक तरीके से ईगो की बात की जा रही है, अपने अंदर घमंड की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, महारत उन्मुख, यानी कि हमें मास्टरी हासिल करने के लिए लक्ष्य तय करने चाहिए। साथ ही साथ वार्षिक, वो यानी कि जो हमारा एक तरीके से क्षमता है उसे लगातार बढ़ाने की जरूरत है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? अगर बच्चे स्कूल में असफल हो जा रहे हैं तो कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भय और उत्कुंठा। देखिए, भय और उत्कंठा दोनों जो है वो निगेटिव इमोशंस हैं जो कि बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेंगे। यानी जब बच्चे के संज्ञान को, बच्चे की समझ को निगेटिव, नकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा तो यहां पर बच्चे की असफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि ये हमारा उत्तर होगा, ये असफलता के लिए कारक है। दूसरा देखिए, ऊब और उलझन। ऊब का मतलब कि बच्चे बोर हो रहे हैं कक्षा में। जब तक बच्चा रुचि नहीं लेगा तब तक उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट नहीं होगा चीजों को सीखने के लिए। तो यहां पर ऊब यानी कि और रुचि कहीं ना कहीं बच्चे को डीमोटिवेट कर रहा है और ये डीमोटिवेशन बच्चे को असफल की तरफ ले जाएगा। ये भी विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, यानी कि बच्चे के रेफरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के परिवेश से जोड़ करके, यानी उसके प्रसंग में बच्चे ने जो कुछ भी परिवेश में देखा है उससे जोड़ करके पढ़ाए जाने की पाठ्यचर्या की बात की जाती है। और ये विकल्प उससे अलगाव की बात कर रहा है। अप्रासंगिक यानी कि जो कि उसने अपने परिवेश में देखा ही नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं उसके असफल होने का कारण बनेगा। ये भी हमारा उत्तर होगा। असंदर्भित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो गया। शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी की बात की जा रही है और वो भी असंदर्भित, जो कि बच्चे के परिवेश से संदर्भ लिया हुआ नहीं है। यानी हम एक ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अमूर्त की बात कर रहा है। आज हम लोग प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में बच्चे इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि चीज़ों को अमूर्त अवस्था में देख करके सीखेंगे। वो चीज़ों को अपने परिवेश से जोड़ करके देख रहे होते हैं। इसलिए जो हमारी पेडागोजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए एज ए टीचर, हमारा जो शिक्षण विधि होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़े। तो ये विकल्प भी कहीं ना कहीं बच्चे को असफलता का कारण बनेगा क्योंकि असंदर्भित कहा गया था। यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं।
दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है 1 2 3 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।